हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम वॉरियर पर स्वागत है। आज से हम घटना चक्र के सभी सीरीज़ को एक एक करके पढ़ेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री के अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन करेंगे, जैसे NCERT, किरण पब्लिकेशन की इंडियन हिस्ट्री और एक्सेट्रा। आपको यहाँ घटना चक्र का प्रैक्टिस एक अलग ढंग से कराया जाएगा, अर्थात यहाँ हम क्वेश्चंस के रिपीटेशन से बचेंगे। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी खंड से पूछे जाते रहे हैं। आधुनिक भारत को समाप्त करने के बाद हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। तो आप हमारे आगे के वीडियोज़ की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, और उसमें जो पहला चैप्टर है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। नोट्स पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न को देखेंगे। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की, अर्थात यूरोप से भारत आने की नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। इस समय कालीकट के जो तत्कालीन शासक थे वो थे जमोरीन। इसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला, अर्थात इसने भारत से जो काली मिर्च ले गया उस पर 60 गुना से अधिक मुनाफा कमाता है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने किया था, तो हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया, और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार कि गोवा पर जो है किस पुर्तगाली ने, या गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया, तो 1510 ईस्वी में, और यह अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्सलैंड अर्थात वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, जो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था, का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। तो कोचीन में जो है पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग का निर्माण होता है 1503 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा। उस समय अल्बुकर्क गवर्नर नहीं था। इसके बाद अंजी द्वीप एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है। पुर्तगीज सबसे पहले आए, इसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेन और अंत में फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में वर्ष 1961 में ये भारत से वापस गए।
क्योंकि इनका अंत तक जो है भारत के गोवा क्षेत्र पर अधिकार बना रहता है। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो बस्सालो ए सिल्वा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेरा बोस्सा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम किस विदेशी व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, तो पुर्तगाली हो जाएगा। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव, ये दोनों बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे गए हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा जो है समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में किस स्थान का इस्तेमाल किया जाता था, तो हुगली जो है वेस्ट बंगाल में। 1632 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेज़ों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा सुतनौती, जो वर्तमान कलकत्ता का स्थल है, उसको चुना। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ, जो केरल में स्थित है। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा जो उसका पूरा नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की। इसके बाद दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूरब के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी तक। और इसी लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। माने भी अस्थायी कारखाना नहीं था, एक अस्थायी कारखाना था। फिर 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेज़ों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। तो 1613 में अंग्रेज़ों के द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना की स्थापना सूरत में की जाती है। हालांकि उससे पहले भी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा एक कारखाना की स्थापना की गई थी जो अस्थायी था। सूरत में फिर डचों के द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों ने किस स्थान पर पराजित किया था, तो स्वाली के स्थान पर पराजित किया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई के अंग्रेज़ गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुग़ल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था।
कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1746 से 1748 तक हुआ, यह ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ उसी का विस्तार मात्र था, और यह भारत में 1746 से 48 तक चलता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अर्थात अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में कर्नाटक का प्रथम युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो पूछा जा सकता है प्रश्न में कि प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण क्या था। तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब अनवरुद्दीन की सेना को पराजित किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को पराजित है ना किस स्थान पर किया गया था। तो सेंट थोमे नामक स्थान पर है ना फ्रांसीसी सेना के कैप्टन पैराडाइज के द्वारा किया गया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक के प्रथम युद्ध का समापन हो गया। एक्स ला सापेल की संधि ट्रीटी ऑफ एक्स ला सापेल 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यानी तो एक्स लापेल की संधि के द्वारा जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है, और इसी के साथ भारत में भी कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया और मद्रास अंग्रेज़ों को जो है पुनः प्राप्त हो जाता है। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज़ों के मार्गदर्शक बने, अर्थात इसने जो है एक तरह सहायक संधि की शुरुआत करता है। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी है ना, जो आगे चलकर लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो सहायक संधि की शुरुआत की जाती है ना, उसकी शुरुआत जो है डुप्ले के द्वारा ही कर दिया गया था। लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अर्थात पहली जो है फ्रांसीसी कंपनी की जो कोठी स्थापित की जाती है वो सूरत में स्थापित की जाती है 1668 में। मैरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। तो फ्रांसीसियों की दूसरी कोठी जो है वो 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की जाती है। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए है ना, जो उड़ीसा में है, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। तो चिनसूरा के डच किले गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाने जाते थे। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, अफीम और सोरा दोनों के लिए प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार से है: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना के वर्ष जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। ये भी देख लेते हैं। जैसे पुर्तगीज़ कंपनी, जिसको एस्तादो द इंडिया कहा जाता था, इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था।
न। दूसरा था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको बेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी कहा जाता था। हेलो फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे किस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इस्तादो द इंडिया, जिसे पुर्तगीज़ कंपनी भी कहा जाता था, इसकी स्थापना 1498 में किया गया। दूसरी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको बेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना 1602 में किया गया। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसको आमतौर पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में किया गया। कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस की स्थापना 1664 में किया गया। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कहा जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने नोट्स को पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और हल करेंगे। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? ये फ्रेंड्स 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, इसके हम कुछ व्याख्या को देख लेते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारी कोठियाँ स्थापित की। तो इसको हमें ठीक से याद रखना है कि पुर्तगाली व्यापारियों ने कहाँ कहाँ पर अपनी व्यापारी कोठियाँ स्थापित की थी। तो वह था कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आए। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जो 1505 ईस्वी में भारत आता। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया था। तो फिर वही प्रश्न यहाँ पर, नीला जल योजना की शुरुआत किसने किया? तो अल्मीडा ने किया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे तो पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा भारत कब आया? रिपीटेड क्वेश्चन है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा हुआ, जो 1505 ईस्वी में आया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरीन था। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर ही। तो ये हो जाएगा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो ये स्पेन का था, रहने वाला था। कैप्टन कुक कहाँ का रहने वाला था? तो ये हॉलैंड का था। कैप्टन कुक हॉलैंड का हो जाएगा, और तस्मान जो था वो ग्रेट ब्रिटेन का था। एक बार हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्सलैंड अर्थात वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, जो 1509 से 1515 तक पुर्तगाली वायसराय के रूप में रहता है। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फिर 15 फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी तथा इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से
पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? तो वह अल्बुकर्क ही था। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो यही गलत हो जाता है क्योंकि उसने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। फिर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये भी सही है। तीनों कथन सही है, ये गलत है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो वह था कोचीन। तो कोचीन में 1503 में पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, जो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था, का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो ये पुर्तगाली थे। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की और इस तरह से इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी हुगली था। तो हुगली फैक्ट्री की स्थापना जो है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। चलिए, तो इस प्रश्न की हम व्याख्या भी देख लेते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से 38 तक जो है गवर्नर रहता है, ने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। फिर 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महान बंदरगाह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? पुर्तगालियों के द्वारा। तो चटगांव का, और बाद में फिर एक सतगांव था तो उसका पतन हो जाता और सतगांव का स्थान हुगली ले लेता 16वीं सदी में। चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया था। तो गुस्तावुस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो डचों ने करवाया था। कहाँ करवाया था? तो चिनसुरा में करवाया था। श्री रामपुर जो था वो डेनिस का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है पांडिचेरी, जिसको हम वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा दिया गया है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा है कि अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें से सत्य जो है केवल एक है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया था। पांडिचेरी में व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद पुर्तगालियों के बाद डेंस और डचों ने भी अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में अपनी बस्ती स्थापित की। तो इस तरह से देखने कि पांडिचेरी में डेंस, डच और फ्रांसीसियों ने भी अपनी बस्ती स्थापित किया था। अंग्रेज़ों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। इस प्रकार से केवल कथन एक सही है।
यानी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली रुपये शक्ति पुर्तगाली थे, क्योंकि फ्रांसीसी भी पांडिचेरी पर 1793 इनको 1814 में सौंप दिया जाता है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो वह था पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पुर्तगाली। नेक्स्ट है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो यह जॉब चौरनौक था कलकत्ता का संस्थापक, जो कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनौक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती, जहाँ पर कलकत्ता भी स्थित है, का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, जॉब चौरनौक को। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चौरनौक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता, जिसको हम अभी कालिकाता के नाम से जानते हैं, कलकत्ता जॉब चौरनौक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 को नहीं माना जा सकता है। तो ये हाल फिलहाल में 2003 में दिए गए कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्णय है। लेकिन आमतौर पर एग्जाम में अभी भी इसी को सही माना जाता है, जॉब चौरनौक को। कलकत्ता को किसने बसाया? तो इसमें भी देखिए जॉब चौरनौक को, जो 2006 में एग्ज़ाम हुआ है और ये डिसीजन 2003 में आया था, तो है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी भी जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम में जॉब चौरनौक को ही सही माना जा रहा है। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो वह था मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो वह था डच। तो डचों ने सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद, मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई ना। तो इसलिए जो है विकल्प में, क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में नहीं दिया हुआ है, ब्रिटेन के बारे में, है ना, तो इसलिए यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। दूसरा ऑप्शन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। नेक्स्ट है ऑप्शंस कि आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका जो है ऑप्शंस बी हो जाएगा, क्योंकि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। तो ये ऑप्शन सही होगा कि डचों ने आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये भी सही है। दूसरी है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, तो ये भी सही है। तो इस तरह से तीनों जो है सही हैं, है ना। उपरोक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का
पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो वह थी लिवेंट कंपनी। देख लेते हैं इसके व्याख्या को। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, यह भी याद रखना है कि उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी इंग्लैंड की, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ, यानी कि पूर्वी द्वीपों के साथ ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। फिर 1702 ईस्वी में इसने, किसने, तो ये द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स जो है, इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी, और यही कंपनी सामान्यतः आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका बादशाह था अकबर था उस समय भारत का बादशाह। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में कंपनी का गठन किया और इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। और इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, क्योंकि अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक भारत का बादशाह रहा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपनी कारखाना को स्थापित किया? तो वह था जहांगीर था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेज़ों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। नेक्स्ट, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वह सूरत हो जाएगा, क्योंकि सूरत में इनका कारखाना स्थायी था। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया, क्योंकि पुर्तगाली लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों को छूट मिले। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेज़ों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे? तो प्रश्न है भरूच, श्रीकाकुल, त्रिचुनापल्ली। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरूच। तो केवल एक है, तो भरूच में इसके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने जो है वो स्थापित थे। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी कि 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो सूरत में की गई थी 1613 ईस्वी में, हम लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो वह था थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम
अपना कारखाना स्थापित किया। तो ये भी हो चुका है 1613 में अंग्रेज़ों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों के द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो अस्थायी था। इसके बाद अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी उस समय सूरत में था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया। तो प्रारंभ में सूरत अंग्रेज़ों का वेस्टर्न प्रेसिडेंसी था, यानी पश्चिमी भारत में। उसके बाद इसे बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? तो ये पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। क्यों? तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1659 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेज़ों का एक अधिकार जो है वो स्थापित हो जाता है? तो यह था 1797 ईस्वी। तो 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हुआ। इसमें अवध के नवाब थे सादत अली। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का अर्थात इलाहाबाद का किला अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज़ गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये थे सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज़ गवर्नर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला, है ना। तो बम्बई के अंग्रेज़ गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसी से औरंगजेब नाराज़ हो गया था। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ऑप्शन ए है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। दूसरा है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। सी है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। और डी है अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1746 से 48 तक चला, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों ही दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट है सूची का मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अंत होता है वो एक्स-ला-सैकल की संधि से होता है ना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसका अंत पेरिस की संधि के तहत होता है। प्रथम मैसूर युद्ध है ना, टीपू और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, ब्रिटिश के बीच हुआ था। तो इसमें जो है ब्रिटिश की हार होती है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध
1746 से 48 तक हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो अनिर्णायक रहा था यह 1749 से 54 तक चला। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक चला और इसका अंत हमने अभी देखा था पेरिस की संधि के तहत हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। उल्लेखनीय कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को ही कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो वह था डुप्ले, जो एक फ्रांसीसी गवर्नर था और इसी ने भारत में जो है एक तरह से सहायक संधि की शुरुआत कर देता है। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, है ना, और जिसका प्रयोग बेलेजली, है ना, खूब अच्छी तरह से करता है। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। डुप्ले के बारे में जीवी मालसेन ने लिखा है, जो एक इतिहासकार है, कि उसकी योजनाओं का प्रभाव किसकी, तो डुप्ले की योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे डुप्ले ने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। तो यहाँ पर किस प्रतिद्वंदी की बात की जा रही है? तो अंग्रेज़ों की बारे में बात किया जा रहा है कि इसका उपयोग जो अंग्रेज़ों ने अच्छी तरह से किया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सूरत में लगाया था 1613 ईस्वी में। सॉरी, फ्रांसीसियों का पूछा गया तो फ्रांसीसी लोग 1668 में लगाए थे, है ना। 1613 में अंग्रेज़ों ने लगाया था। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके समय में? तो लुई 14वें के शासनकाल में, है ना। और लुई 14वां का शासनकाल क्या है? तो उसका शासनकाल है 1643 से 1715 ईस्वी तक। तो इतने वर्षों तक लुई 14वां शासन करता है और इसी दौरान जो 1664 में, है ना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये वित्त मंत्री जो था लुई 14वां का, कोलबर्ट। इसको बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने चिनसुरा में भी स्थापना किया था और हुगली में भी किया था, तो इसके दोनों आंसर सही हैं। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डचों की बंगाल में पहली कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? तो पिपली में हुआ था 1627 ईस्वी में। उसके बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। तो डच लोग हुगली में फैक्ट्री का संचालन 1635 से 1656 के मध्य में करते हैं। फिर 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। तो ये पूछा जा सकता है कि डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो चिनसुरा में था, जो 1653 में स्थापित किया गया। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिनसुरा, हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था, यानी हुगली में भी था और हुगली के अंतर्गत आने वाला एक गांव चिनसुरा में भी था।
फिर 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगूर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थी? तो यह 1632 ईस्वी में डचों के द्वारा पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ में से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। मैंने इस तरह का कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं मिलता है कि उन्होंने 1632 में ही किया था, लेकिन आमतौर पर एग्जामों में यह सही माना जाता रहा है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो जो वर्तमान में पटना कॉलेज जो है वो वहाँ पर डच फैक्ट्री था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेज़ों की फौज फ्रांसीसियों से ज़्यादा शक्तिशाली थी। इसलिए फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण था उनकी कमज़ोर नौसेना। वाल्टेयर के अनुसार, जो एक दार्शनिक था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। तो इस तरह की स्थिति थी फ्रांस की। दूसरी ओर अंग्रेज़ों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। तो इसी का फ़ायदा जो है अंग्रेज़ लोग भारत में उठाते हैं और फ्रांसीसियों को जो है भारत से खदेड़ देते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो जो उनका कालक्रम जो है हमें देखना है, तो इसके कालक्रम को हम लोग देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पहले पुर्तगीज, है ना, फिर डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। चलिए नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों से संबंधित था, है ना। गोवा पुर्तगालियों से संबंधित था। ट्रांकेवार का संबंध जो है वो डेनिश से था, और ये सद्रास नहीं होगा बल्कि मद्रास होगा, है ना। और मद्रास का संबंध जो है ये डचों से था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा प्राप्त होता था और अफीम प्राप्त होता, तो वह था बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए? तो ये बिहार था, ये हम लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आए? स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आया था, है ना। नेक्स्ट है इसी का व्याख्या। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी थे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो पहला ऑप्शन है नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, तीनों जगहों पर था। दूसरा है सूरत, भरूच, आगरा, तो यहाँ पर भी जो है डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तीसरा है कोचीन, अहमदाबाद, पटना, तो यहाँ पर भी डचों की व्यापारिक अड्डे थे। इस तरह से जो है इसमें से सभी सही है, यानी कि डचों के व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ थे? तो नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तीन में से कौन से जो है वो अंग्रेज़ों की भारत को देन थी? मैंने अंग्रेज़ों ने भारत को दिया है।
तो इसमें से कोई भी नहीं होगा सही, है ना। ये सभी जो है ये अंग्रेज़ों की देन नहीं है। देख लेते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि के राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेज़ों से पहले शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। अंग्रेज़ बाद में करते हैं सब चीज़। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेज़ों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। नेक्स्ट है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो यह कथन जो था वो टीबी मैकाले का था, जिसका पूरा नाम है थॉमस बैबिंगटन मैकाले। तो मैकाले ने जो है यह टिप्पणी की थी। देख लेते हैं हम लोग इसकी व्याख्या को। लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि मैकाले ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में मैकाले की महत्वपूर्ण भूमिका थी और यह मैकाले मिनट्स जो है वो प्रस्तुत करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। नेक्स्ट है, एक्स-ला-शी-पेल की संधि जो 1739 में हुआ था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा है अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, है ना। तो दोनों सही है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति होती है एक्स-ला-पेल संधि के द्वारा और अंग्रेज़ों को मद्रास भी जो है पुनः प्राप्त हो जाता है। एक्स-ला-पेल की संधि 1748 में हुआ था। इससे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेज़ों को पुनः प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में कौन सा सही है। तो प्रथम है कि अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि अंग्रेज़ों को बंगाल विजय करने से काफ़ी उन्हें धन दौलत प्राप्त होता है और जिससे वो अपनी शक्ति को और भी मजबूत करते हैं। दूसरा है अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत। ये दोनों कारण थे। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि कारण शामिल थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। इसको हम लोग देखेंगे।